नमस्कार। माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ट्रांसमिशन लाइन पर लॉसेस के बारे में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने यह जाना कि ट्रांसमिशन लाइन पर किन किन कारणों से वितरित अवयव उपस्थित होते हैं, और हमने साथ में यह पढ़ा कि ट्रांसमिशन लाइन पर वोल्टेज और करंट एक वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट करते हैं, और उनके लिए हमने वेव इक्वेशंस के सॉल्यूशन ज्ञात करने के साथ साथ ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट एंड पर वोल्टेज, करंट और इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यूज़ प्राप्त की थी। आज के इस लेक्चर में हम यह पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन पर 3 अलग अलग कारणों से एनर्जी लॉस होता है, जिन्हें कि हम रेजिस्टेंस और कॉपर लॉस नंबर 1, नंबर 2 डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड नंबर 3 रेडिएशन लॉस के साथ में डिफाइन करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन पर सबसे पहले हम रेजिस्टेंस और कॉपर लॉस के बारे में समझें तो हम ये देखेंगे कि यद्यपि हम ट्रांसमिशन लाइन पर अच्छी चालकता वाले चालक तारों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट नहीं होती है, और अल्प प्रतिरोध होने पर लेकिन संचरण लाइन की लंबाई अधिक होने पर यह रेजिस्टेंस इफेक्टिव हो जाता है और उस पर एनर्जी का लॉस होता है, जिसे कि हम कॉपर लॉस और रेजिस्टेंस लॉस कहते हैं। दूसरा जो लॉस है वो डाइलेक्ट्रिक लॉस कहलाता है। जैसा कि हम दोनों वायर्स के बीच में जो मीडियम लेते हैं वो आइडियल डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है। आइडियल डाइलेक्ट्रिक वैक्यूम होता है, लेकिन जब हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं तो उसकी भी कुछ स्मॉल कंडक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से दोनों वायर्स के बीच में करंट का लीकेज मीडियम के थ्रू होता है और एनर्जी का लॉस होता है, जो कि डाइलेक्ट्रिक लॉस कहलाता है। इसी प्रकार से जो तीसरा लॉस है वो उसे हम रेडिएशन लॉस या विकिरण हानि कहते हैं। तो जब संचरण लाइन पर हाई फ्रिक्वेंसीज के चार्जेस एक्सिलरेटेड होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिशन होता है और उससे एनर्जी का लॉस होता है, जिसे कि हम रेडिएशन लॉस कहते हैं। अब हम इन सभी प्रकार के लॉसेस को अटेनुएशन कांस्टेंट या डैम्पिंग कांस्टेंट अल्फा के रूप में डिफाइन करते हैं, और इस अटेनुएशन के कारण जब वोल्टेज एंड करंट वेव्स प्रोपेगेट करती हैं तो ट्रांसमिशन लाइन पर वोल्टेज और करंट का और साथ में पावर का धीरे धीरे रिडक्शन होता चला जाता है। अल्फा का जो मेजरमेंट है वो लेबोरेटरी में भी ज्ञात किया जा सकता है। उसके लिए अगर हम एक ट्रांसमिशन लाइन पर जो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो या ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 से टर्मिनेटेड हो, क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओं में संचरण लाइन पर केवल इंसिडेंट वेव ही एग्जिस्ट करती हैं और रिफ्लेक्टेड वेव्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ऐसी स्थिति में संचरण लाइन पर वोल्टेज का जो इक्वेशन होगा दैट इज गिवन बाय a e⁻⁻ gamma z, where gamma equal to alpha plus j beta. Gamma is called the propagation constant. Alpha is here attenuation coefficient and beta is the phase constant. गामा की इस वैल्यू को इस इक्वेशन वोल्टेज इक्वेशन में रखने पर हमें v इक्वल टू a⁻⁻α z एंड 2e⁻j बीटा z की इक्वेशन मिलती है, जिससे कि हमें वोल्टेज का मॉडुलस मॉड v इक्वल टू a e⁻⁻α z मिलता है। अब यदि हम ट्रांसमिशन लाइन पर
यूनिट डिस्टेंस पर दो पॉइंट्स x एंड y कंसीडर करें तो उन पॉइंट्स x एंड y पर वोल्टेज का मॉडुलस हमें a e raised to the power minus alpha z एंड a e raised to the power minus alpha into z plus 1 मिलता है, जिनके रेशो से हम e raised to the power alpha की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। और इसका दोनों साइड में लॉगरिथम लेने पर हमें अटेन्युएशन कांस्टेंट अल्फा इक्वल टू लॉग बेस e मॉड vx ओवर vy के रूप में रिलेशन मिलता है, जिसको अगर हम बेस 10 में चेंज करें तो हमें 2.303 लॉग बेस 10 मॉडुलस vx ओवर मॉडुलस vy। एंड इन टर्म्स ऑफ पावर एट पॉइंट्स x and y, the equations will be mod px equal to mod vx square over z0. Similarly, equation for py will be mod vy square over z0. Here z0 is the characteristic impedance of the given transmission line. From these two equations, the ratio px and py will be given by mod vx square over mod vy square. And in terms of power, the attenuation constant alpha then can be explained by the equation number 3 in terms of alpha equal to half log base e px over py. Now we discuss about the units of alpha. So alpha is generally measured in Nepar per meter. However, we can also define alpha in terms of decibel units in dB. Now if the 2 points x and y are at a distance L meter apart, then the damping between these 2 points x and y will be given by alpha L Nepar, and it is defined as by the alpha value as equal to 2.303 log base 10 vx over vy in Nepar. Also in decibel units, the power loss is defined by 10 log base 10 px over py, and it can also be defined as 20 log base 10 vx over vy ratio in decibel units. Now the comparison of both these two equations 4 and 5 will give us a relation that 2.303 Nepar equal to 20 dB, or which gives us the value of 1 Nepar equal to 8.684 dB. Now we will also illustrate it by some examples. If output power is measured at the point y, input power is at the point x, and if output power is 1/10 of the input power, then this ratio px over py or pi or po will be 10, and substituting this value, it will gives us the loss equal to 10 log base 10 px over py in dB, which comes out to be 10 log base 10 of 10, which gives us a value of power loss equal to 10 dB. Similarly, if the output power is 1/100th part of the incident power, in that case px over py will be given by 100, and it will gives us a value of loss equal to 20 dB. Similarly, if output power is 1,000th part of the input power, then px over py mod will be 1000, and the power loss will be equal to 30 dB. So this explains us that as the values in dB increases,
So it is an indication that the power loss also increases. Up to now we have considered a lossy transmission line. Now if, as an ideal example, if the transmission line is a lossless transmission line, that is a transmission line on which there is no losses, for this condition the values of the distributed parameters R and G will be 0. So which gives us the value of gamma equal to alpha plus j beta equal to under root R plus j omega L into G plus j omega C equal to j omega under root LC, which gives alpha equal to 0 and beta equal to omega under root LC. Also, the value of the velocity of wave propagation can also be evaluated, v equal to omega upon beta, which gives us 1 upon under root LC, and the characteristic impedance of the lossless transmission line is obtained to be Z0 equal to under root Z over Y. Value of Z is R plus j omega L, value of Y is G plus j omega C, since R and G are 0. So this will gives us Z0 equal to under root L upon C. So we can say that all parameters of a transmission line can be evaluated in terms of its distributed parameters. Now in the next lecture we will discuss the voltage, standing wave ratio and reflection coefficient on the given transmission line, and also we obtain a relation between voltage standing wave ratio and the reflection coefficient. Thank you.